गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम क्लास। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 हिंदी मीडियम फिजिक्स प्री फाउंडेशन क्लासेस और इस क्लासेस में हमारा टॉपिक चल रहा है, चैप्टर चल रहा है लाइट यानी प्रकाश। प्रकाश के हम 4 लेक्चर ले चुके हैं और इन 4 लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या है, ऊर्जा, प्रकाश की प्रकृति क्या है, द्वैत, प्रकाश के माध्यम कैसे हैं, प्रकाश के स्रोत कैसे हैं, प्रकाश के गुण क्या क्या हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं प्रकाश के परावर्तन की, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं हमने पढ़ी है और आज हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं, उसके क्या गुण हैं। ठीक है, अब देखो परावर्तन के नियम से पहले मैं परावर्तन रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको याद आ जाए कि हमने कल परावर्तन में क्या पढ़ा था, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम स्टार्ट करेंगे परावर्तन के नियम पढ़ना। ठीक है, तो देखो परावर्तन के बारे में मैंने आपको बताया कि परावर्तन क्या है कि जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर दूसरे माध्यम की सतह से यानी अंतरा सतह से टकराकर वापस पहले माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को हमने प्रकाश का परावर्तन कहा था कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, दूसरे माध्यम की सतह से टकराएगी, टकराने के पश्चात पहले माध्यम में चली जाएगी। इसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इन द शॉर्ट एंड द बहुत सिंपल से शब्दों में मैं कहूं तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अब प्रकाश के परावर्तन के लिए एक डायग्राम बनाया था, वही डायग्राम मैं वापस से बना रहा हूं ताकि हम उसी से परावर्तन के नियम अच्छे से समझेंगे। तो देखो बोर्ड पे सबसे पहले हम क्या बनाए थे, ये दर्पण। ठीक है, ये हमारा दर्पण है जिसकी ऊपर की सतह से परावर्तन होगा। ये दर्पण जो है वो है हमारी परावर्तित सतह, यानी एक ऐसी सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। इसके बाद हमने क्या किया, हम एक सोर्स लेंगे, प्रकाश का स्रोत जिससे हमें प्रकाश मिले। इस प्रकाश के स्रोत से हमने एक प्रकाश की किरण निकाली। ये प्रकाश की किरण जो है जिसको हम कहते हैं आपतित किरण, क्योंकि आपतित किरण वो किरण जो कि परावर्तित सतह से टकराती है। तो ये है हमारी आपतित किरण। ये आपतित किरण इस दर्पण से टकरा रही है, टकराने के पश्चात ये इस दिशा में परावर्तित हो रही है। ये कहलाएगी हमारी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या, ऐसी किरण जो कि परावर्तित सतह से टकराकर वापस पहले माध्यम में लौट जाती है तथा जिस परावर्तन होता है वो कहलाती है परावर्तित किरण। तो ये हमने आपतित किरण बना दी, ये हमने परावर्तित किरण बना दी। इसके बाद में मैंने बनाया अभिलंब। ये है हमारा क्या, अभिलंब, जिसको हम एन से दिखाते हैं। अभिलंब क्या था, परावर्तित सतह के लंबवत एक काल्पनिक रेखा अभिलंब कहलाती है। ये अभिलंब बनाया। फिर इसके बाद हमने 2 चीज़ें और पढ़ी थी, एक ये एंगल आई क्या होता है, अभिलंब का आपतित किरण के साथ कोण। फिर एक और एंगल पढ़ा था हमने आर, परावर्तित किरण का अभिलंब के साथ कोण, एंगल आर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था, इस डायग्राम से हमने परावर्तन समझा था। अब इसी से हम परावर्तन के नियमों के बारे में भी समझेंगे। तो परावर्तन के बेटा 2 नियम होते हैं। कितने, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला नियम जो होता है वो हमारा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बारे में है। ठीक है, किसके बारे में, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बारे में। देखो आपतित किरण जो है हमारी ये वाली किरण, अभिलंब ये और परावर्तित किरण ये, इन तीनों किरणों के बारे में हम क्या कहेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों हमेशा एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं।
तो आपतित किरण जो होगी हमारी वो परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होगी। एक ही तल में होने का मतलब है कि अगर मैं इन तीनों को यहाँ देखूँ तो ये तीनों एक ही बोर्ड में स्थित है, एक ही प्लेन पर है। तो ये होता है हमारा एक ही तल में स्थित होना। अब ऐसा होता क्या है कि अगर आपतित किरण और अभिलंब एक ही तल में है, कि दो किरणें एक ही तल में होती है हमेशा, तो ये दोनों अगर एक ही तल में है, यानी जैसे ये इस बोर्ड पर मैंने बना दी, तो जो ये हमारी तीसरी परावर्तित किरण है वो भी इसी बोर्ड पर बननी चाहिए, यानी इसी तल में होनी चाहिए। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि ये दोनों किरण तो एक तल में है लेकिन ये तीसरी किरण इस तल में ना होकर ये ऐसे बाहर निकल जाए, ये ऐसे बाहर निकल जाए। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, तो परावर्तित किरण इधर हो जाए, इधर हो जाए। वो हमेशा इसी तल में होगी। तो ये है हमारा पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेकंड नंबर पे एंगल I इक्वल एंगल R। आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में, इनके बीच का संबंध क्या संबंध है कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R, यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण I और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण R दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी एंगल I और एंगल R ऑलवेज इक्वल आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर आपतन कोण यानी आपतित किरण अगर अभिलंब से 30 डिग्री का कोण बना रही है तो R भी कितना होगा, 30 होगा। यानी परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ 30 डिग्री का ही कोण बनाएगी। अगर आपतन कोण 60 है तो परावर्तन भी 60 होगा। आपतन 90 है तो परावर्तन भी 90 ही होगा। आपतन 40 है तो परावर्तन भी 40 होगा। यानी कहने का मतलब है कि आपतित किरण अभिलंब आपतित किरण के साथ जितना कोण बनाता है, परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाती है। ये है हमारा सेकंड नियम। तो ये परावर्तन के दो नियम थे। पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों का मान हमेशा बराबर होता है। ये 30 तो वो 30, ये 60 तो वो 60, ये 90 तो ये 90, ये थीटा तो ये भी थीटा, ऑलवेज इक्वल। अब देखो इन परावर्तन के नियम से संबंधित हम दो बिंदु पढ़ेंगे। पहला बिंदु तो ये जो परावर्तनों के नियमों के लिए ही है कि जो परावर्तन के नियम होते हैं ये सार्वत्रिक नियम है। तो सार्वत्रिक का मतलब क्या होता है, सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल, यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक, यानी एक ऐसे नियम जो कि किसी भी परिस्थिति में हो लागू हो जाए, उन्हें हम सार्वत्रिक कहते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के लॉ है यानी परावर्तन के जो नियम है ये सार्वत्रिक नियम है। किस प्रकार कि परावर्तन की जो घटना है वो कहीं भी हो, किसी भी समय हो, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी माध्यम में हो, किसी भी माध्यम से हो, ये नियम हमेशा अप्लाई होंगे। इन नियमों के बिना परावर्तन नहीं होगा। परावर्तन चाहे हमारा समतल दर्पण से हो, परावर्तन चाहे हमारा अवतल दर्पण से हो, परावर्तन चाहे हमारा उत्तल दर्पण से हो, परावर्तन चाहे हमारा खुरदरी सतह से हो। ठीक है, परावर्तन कहीं से भी हो, चाहे नियमित हो चाहे अनियमित हो, चाहे समतल से हो चाहे खुरदरी से हो, चाहे हमारा अवतल से हो चाहे उत्तल दर्पण से हो, किसी भी सतह से परावर्तन हो, ये दोनों नियम अप्लाई होते हैं। परावर्तन चाहे नियमित हो चाहे अनियमित हो तो भी ये अप्लाई होते हैं। परावर्तन चाहे किसी भी माध्यम में हो, यानी किसी भी माध्यम से हो, उससे भी होगा कि जरूरी नहीं अगर पानी से परावर्तन हो रहा है तो भी अप्लाई होंगे, कांच से हो रहा है तो भी अप्लाई होंगे, या फिर किसी और सतह से परावर्तन हो रहा है तो भी ये नियम अप्लाई
होंगे। यानी ये एक ऐसे नियम हैं, दोनों नियम जो कि किसी भी सतह से परावर्तन हो, किसी भी माध्यम में हो, किसी भी प्रकाश किरण का हो। जैसा नहीं है कि भाई सूर्य से आने वाली किरणों के लिए लागू कर दिया, चांद से आएगी तो नहीं होगा क्योंकि वो वापस से टकरा के ही आ रही है, ठीक है। तो चाहे बल्ब से आ रही है तो नहीं होगा, किसी भी सोर्स से आए, किसी भी स्रोत से आए, किसी भी माध्यम पे आए, किसी भी सतह पे आए, किसी भी प्रकार का परावर्तन हो, सभी के लिए ये नियम लागू होता है। इसीलिए इनको हम कहते हैं सार्वत्रिक नियम, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, अब देखो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण से 90 डिग्री के कोण पर यानी दर्पण के लंबवत आपतित होती है, यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात ये पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है, ठीक है। यानी एक ये हमारे पास, मैंने जैसे मानो ये मेरा हाथ दर्पण है तो इस पे प्रकाश की किरण ऐसे सीधी आई, आने के बाद टकराएगी, टकराने के बाद ये वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। जैसे कि बॉल के साथ होता है, गेंद को हम ऊपर से पटकते हैं, जमीन से टकराती है, टकराने के बाद वापस ऊपर आ जाती है। वैसे ही अगर दर्पण से लंबवत टकराएगी तो वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। यानी यही परावर्तित, तो आपतित किरण है तो यही परावर्तित किरण की दिशा होगी। अब देखो ऐसा होता क्यों है, इसका रीज़न भी हम समझ लेते हैं। ये हमारे दूसरे नियम पर बेस है। कैसे कि अगर हमें इसमें देखूँ तो अभिलंब क्या होगा, यही होगा, क्योंकि अभिलंब भी कितना बनाता है, 90, ठीक है। अब हम मैं एंगल देखूं, एंगल आई कितना होगा, यानी आपतन कोण कितना होगा, तो हम जानते हैं कि आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। आपतित किरण जो है वो भी हमारी इस दिशा में है, अभिलंब भी सेम ही है, और जब दोनों समांतर है, एक ही है, तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 0, ठीक है। अगर आई 0 है तो आर भी कितना होगा, 0, क्योंकि आई और आर आपस में क्या होते हैं, बराबर। दूसरा नियम यही कहता है, तो आर 0 होगा। अब देखो अगर आर 0 होगा उसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास अभिलंब और परावर्तित किरण है उनके बीच का कोण 0 हो गया। अब कोण 0 होने का मतलब क्या है कि ये जो दोनों अभिलंब परावर्तन है वो ऐसे होंगे, एक ही दिशा में। तो ये हो गए हमारे एक ही दिशा में, यानी उसी दिशा में अभिलंब होगा जिस दिशा में परावर्तित किरण होगी, और ये सेम दिशा में है तो ये वापस उसी दिशा में ऊपर चली गई। तो यहाँ पे चूंकि I 0 है इसलिए R 0 है, इसीलिए परावर्तित किरण आपतित किरण की दिशा में ही होती है। तो ये हमारे सेकंड नियम से निकल के आता है कि यदि कोई किरण दर्पण के लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में चली जाती है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ही ऊपर की ओर निकल जाएगी। इसके बाद आते हैं हम नंबर 3 पर। तीसरा पॉइंट ये भी इसी से रिलेटेड है कि यदि कोई किरण दर्पण की सतह से 0 डिग्री के कोण पर यानी दर्पण की सतह की दिशा में आपतित होती है तो ये उसी दिशा में चली जाती है, बिना परावर्तित हुए उसी दिशा में निकल जाती है। यानी ऐसे आती तो परावर्तित होती, ऐसे आती तो परावर्तित होती, लेकिन जब ये इस दिशा में आ रही है तो ये उसी दिशा में क्या होगी, निकल जाएगी। तो हमें लगेगा कि बिना परावर्तित हुए जा रही है, यानी ये आपतित किरण है और ये हमारी परावर्तित किरण यानी जाने वाली किरण है। अब ऐसा क्या हुआ, तो उसका रीज़न यहाँ देखो, ये हमारे पास अभिलंब है, ठीक है। अभिलंब का अगर मैं आपतित किरण यानी इसके साथ एंगल देखूं तो कितना डिग्री है, 90। तो हमें I मिला 90, I 90, तो R भी क्या होना चाहिए, 90। R भी क्या होना चाहिए, 90। 90 कैसे होगा कि ये अभिलंब है, ये एंगल होगा 90 से छोटा, बढ़ाते जाए तो यहाँ पे आके होगा 90। तो किरण कैसी होनी चाहिए, इस दिशा में यानी दर्पण की ही दिशा में।
तो क्या होता है, यदि कोई किरण सतह की दिशा के अनुदिश, सतह के अनुदिश आपतित होती है सतह से लगते हुए, तो ये उसी दिशा की ओर, उसी दिशा में चली जाती है बिना परावर्तित हुए। क्योंकि यहाँ पर I 90 होता है तो R भी 90 होता है, चूंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर है, इसी वजह से यहाँ पर जो किरणें हैं वो आपतित और परावर्तित किरण की जो दिशा है वो एक समान है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो ये थे हमारे परावर्तन के नियम और उससे संबंधित 3 बिंदु। अब देखो हम एक न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, I बराबर R से रिलेटेड क्या न्यूमेरिकल है। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक प्रकाश की किरण, क्या दिया हुआ है कि एक प्रकाश की किरण दर्पण की सतह से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं। एक प्रकाश की किरण दर्पण की सतह से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन समझते हैं। तो देखो हम इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं अपना। डायग्राम के लिए हमने सबसे पहले बनाया दर्पण। दर्पण पे हमने की एक आपतित किरण ली। ठीक है, इसके बाद हमने एक परावर्तित किरण ली। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये है हमारा अभिलंब, ये होगा आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो सिंपल है, दर्पण, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण I, परावर्तन कोण R। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें दिया है कि दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। तो ये है आपतित किरण, ये है दर्पण, तो ये दोनों के बीच जो कोण होगा वो होगा दर्पण के साथ कोण, जो कि हमें दिया है 30 डिग्री। ठीक है, अब I और R निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये है अभिलंब, ये है दर्पण, और अभिलंब और दर्पण के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। और मैं देख रहा हूँ इन दोनों के बीच जो कोण है, रेखाओं के बीच, ये 2 कोण हैं, 30 और I। तो मैं डायग्राम को देखकर क्या कह सकता हूँ कि 30 और I मिलकर 90 डिग्री बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि अभिलंब और दर्पण एक दूसरे के लंबवत हैं, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, और यहाँ पर 30 और I इन दोनों के बीच में है, तो दोनों मिलके इस लंबवत के बराबर यानी 90 के बराबर होंगे। तो यहाँ से डायग्राम को देख के पता चला कि 30 + I हुआ 90। तो I कितना होगा, इस 30 को इधर ले जाए तो I हो गया 90 - 30, तो I हो गया 90 - 30 यानी 60 डिग्री। तो आपतन कोण का मान आया हमारे पास 60 डिग्री। परावर्तन कोण अगर हमें निकालना है तो हम जानते हैं I बराबर R, I 60 है तो R भी कितना होगा 60 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों के मान आ चुके हैं। तो इस तरह क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पहले डायग्राम बनाओ, उसके बाद एंगल देखो क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, फिर उसको सॉल्व करो, समझो, तो इस तरह फिर अब फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड लक।